हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज का इस सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे सारे सेशंस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आज के सेशन में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपके ब्रिक्स के ऊपर एक सेशन लिया था, जिसमें ब्रिक्स का एक शॉर्ट वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके ब्रीफ में मैंने एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। और कल जैसे कि G7 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आप उसे जाके देखें, उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। यानी कि मेरे वीडियो से आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि आखिर वो होता क्या है। क्योंकि कोई अगर आपसे पूछ ले कि चलो बेटा बताओ यूरोपियन यूनियन क्या होता है, तो आप कुछ बताने के लिए आपके पास होगा कि हाँ, मेरे को कुछ पता है, मैं एकदम एकदम मैं निल नहीं हूँ कि मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ऐसा आपके साथ कभी होगा नहीं है अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो। और अगर देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट किया करो, और जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे कंटेंट पे वीडियो बना सकूं और आपको अच्छा लगे और आपको इस वीडियो से, इन सारी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो होगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज होते हैं। यहाँ पे 28 मार्क है स्लाइड में, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं भी आपको बस समझाऊंगी वो कि 27 कंट्रीज का एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप की टोटल 27 कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देशों का एक समूह है, जो एक सशक्त आर्थिक राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में कार्य करता है ये यूरोपियन यूनियन। तो ये 27 कंट्रीज का एक संगठन है, जिसमें 19 देशों में यूरो, जो जैसे हमारे भारत में जैसे कि रुपीस चलता है, हम पैसा यूज करते हैं रुपए, तो वैसे वहां पे यूरो यूज होता है। पर वहां की 9 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे यूरो को नहीं माना, जो वहां की ऑफिशियल करेंसी है जिसका नाम है यूरो। तो यूरो को उन्होंने नहीं माना है। वो आपको 9 कंट्रीज के नाम को याद रखना है। तो वो 9: बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्वीडन एंड द यूनाइटेड किंगडम डू नॉट यूज द यूरो। तो ये लोग वहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है यूरो, उसका यूज नहीं करते हैं। वहाँ की अपनी करेंसी है, जैसे कि इंडिया में हमारा रुपीज या हम पैसे को यूज करते हैं। तो वैसे बाकी सारी कंट्रीज के बीच में एक समझौता हो रखा है। ये एक संगठन है, एक समूह है, एक ग्रुप है 27 देशों का, जहाँ पे वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, पर पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो जो यूरोपियन यूनियन जो है, वहाँ पे हमेशा से एक चली आ रही लड़ाई को, एक लड़ाई होती है, उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए यूरोपियन यूनियन का एक रूप दिया गया और यूरोपियन यूनियन राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा को एक विकसित किया गया। कब किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समापन पे। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो यूरोपियन यूनियन के बीच में जो झगड़े थे, जो लड़ाइयां थी, उसको खत्म करने के लिए एक ऐसा संगठन का रूप देना चाहते थे, जिससे सभी साथ मिलके काम कर सके और एक संगठन के रूप में कार्य कर सके। और काफी, क्योंकि जब सब साथ में मिलते हैं तो काफी स्ट्रांग यूनियन हो जाती है। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन बना। तो फिर यूरोपियन यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि इसके की पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो 27 कंट्रीज होते हैं, क्योंकि एक कंट्री यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ने ईयू को, यानी कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन एट द एंड ऑफ 31 जनवरी 2020। उन्होंने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन को। और 2013 में सबसे नई कंट्री जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया वो थी क्रोएशिया। क्रोएशिया ने ज्वाइन किया 2013 में। तो आपको ये चीज याद रखना है, 1 जनवरी 2013 तो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और 2020 में 2020 21 जनवरी 2020 में यूके ने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन को। तो ये बन गई 27 कंट्रीज। उससे पहले होती थी 28 कंट्रीज। तो अब आपको समझ आ गया यहाँ पे मैं 28 कंट्रीज मैंने क्यों लिखा था और मैंने आपको क्यों बोला कि 27 कंट्रीज होता है। वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो यूरोपियन यूनियन डेवलप करता है एक इंटरनल सिंगल मार्केट, एक डेवलप करता है आपका इंटरनल सिंगल मार्केट। तो जो इंटरनल सिंगल मार्केट है, ये आपका की पॉइंट है। तो आपको इसको एक की पॉइंट को याद रखना है, जो उनके कंट्री, यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज आती हैं उन सभी पे लागू होता है। that apply in all members state in matter when where members have agreed to act this one। तो सब एक रहकर एक सिंगल मार्केट पे एग्रीमेंट पे साइन किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर हम
तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन के जितने नेता थे उनको ऐसा लगा कि एक बड़े पैमाने पर एकीकरण की जरूरत है, जिससे एक मजबूत राष्ट्रवाद आ सके। उन्हें लगा कि एक मजबूत राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक रूप देने का उन्होंने फैसला किया था, जिसमें सबसे पहला चार्लिल विंस्टन चार्लिल जो थे, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल का नाम आपको याद रखना है, विंस्टन चर्चिल। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने आगे बढ़कर यूरोपियन यूनियन की वकालत की थी। उन्होंने तर्क रखा था, अपना पॉइंट रखा था कि यूरोपियन यूनियन होना चाहिए, जिससे एक बड़े पैमाने पर एकीकरण हो सकता है और एक राष्ट्रवाद बन सकता है। एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की हमें आवश्यकता है यूरोपियन यूनियन को, और उसे बनाने के लिए एक यूरोपियन यूनियन होना बहुत जरूरी है। तो इसकी सबसे पहली वकालत, सबसे पहला जो पॉइंट किसने रखा था, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने रखा था, तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर 1948 की बात आती है, जब हैग कांग्रेस। इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट था कि जब यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल एंड द कॉलेज ऑफ यूरोप वेयर यूरोप फ्यूचर लीडर वुड लिव एंड स्टडी टुगेदर। तो ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यूरोपियन यूनियन का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, का निर्माण हुआ था, जो बना था, जहां पे यूरोप के सभी नेता एक साथ रहेंगे और अध्ययन करेंगे। तो क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को एक ऐसा रूप देने के लिए जिससे वो एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म बन सके, जिसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ सके और एक बहुत अच्छा संगठन बन सके। तो उसके लिए 1948 में हैग कांग्रेस जो थे, उन्होंने यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल एंड द कॉलेज ऑफ यूरोप का एक गठन किया था, एक निर्माण किया था, जिसमें सभी यूरोप के नेता एक साथ रहेंगे और अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपको याद रखना होगा, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थे, ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ट्रीटी ऑफ रोम। तो ये दो ट्रीटी आपको याद रखना है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो ये दोनों, बाकी हिस्ट्री बहुत बड़ी थी पर मैंने इसको शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी केवल वही इंक्लूड किया इस स्लाइड में। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है विंस्टन चर्चिल का नाम याद रखना। विंस्टन चर्चिल का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तो उसे याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन के गोल्स की बात करें तो उनके गोल सामूहिक है, यानी कि सभी के एक जैसे गोल हैं, जो प्रमोट करते हैं पीस, यानी कि शांति, वैल्यू, वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ ईयू। ईयू के जितने सिटीजन है सभी के लिए शांति, वैल्यू, वेलबींग्स को सपोर्ट करते हैं। एक अच्छा फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस होना विदाउट इंटरनल बॉर्डर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए उसकी बात करते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी होना चाहिए, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होना चाहिए, एक इनहेंस करना है, एक बढ़ावा देना है इकोनॉमिक, सोशल, टेरिटोरियल, जो एक कंट्रीज के बीच में सॉलिडेरिटी होती है उसको, उसके बाद रिस्पेक्ट करना सारी कंट्रीज के कल्चर को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, क्योंकि अगर 27 कंट्रीज एक साथ एक यूनियन में आती है तो उनके बीच में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, तो सबकी अलग अलग कल्चर होते हैं, भाषाएं होती हैं, तो सबको एक रिस्पेक्ट देना, सपोर्ट देना। तो उसके मेन गोल रखा गया एक स्टेब्लिश करना इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन हुज करेंसी इज यूरो। एक इकोनॉमिक यूनियन, एक संगठन बनाना जिसकी करेंसी यूरो होगी, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, पर उनमें भी 9 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यूरो को मानने से मना कर दिया था, पर जिसमें यूनाइटेड किंगडम 2020 31 जनवरी 31 जनवरी 2020 को लेफ्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन को, तो 27 कंट्रीज बचती हैं। और अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले एक ट्रेड, जो ट्रेड है तो आपको फंक्शंस में बहुत सारे आएंगे, पर 3 जो मेन है मैंने सिर्फ वहाँ यहाँ पे स्लाइड में केवल 3 को इंक्लूड किया है। एक सिंगल मार्केट पे वो जोर देते हैं, जो ट्रेड फ्री मार्केट होना चाहिए, और एक लिबरलिज्म को ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं कि एक लिबरलिज्म वर्ल्ड ट्रेड होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन कमिटेड करती है। यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक इन द वर्ल्ड, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर है ओवरऑल 100 कंट्रीज के बीच में। तो एक काफी बड़ा ट्रेड है यूरोपियन यूनियन का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड स्ट्रक्चर माना जाता है, तो ये याद रखना है। एक अगला पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि इसको हिंदी में मानवीय सहायता बोलते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं, यानी कि जो
डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर वर्ल्ड वाइड, उसको 120 मिलियन पीपल को पर ईयर ईच ईयर सपोर्ट करना, जो वर्ल्ड वाइड जो मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं के कारण जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन कंट्रीज को प्रॉब्लम होती है, उनको सपोर्ट करना। तो 120 मिलियन पीपल ईच ईयर कंट्रीज को सपोर्ट करना, उस पे ये लोग जोर देते हैं। और एक डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी मतलब कूटनीति और सुरक्षा, एक स्टेबिलिटी को ज्यादा सपोर्ट करना, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, स्थिरता को सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल फ्रीडम एंड द रूल ऑफ लॉ एट इंटरनेशनल लेवल को सपोर्ट करना, एक स्थिरता को बढ़ावा देना इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो 3 फंक्शंस के नाम है, ये आपको याद रखना है क्योंकि तीनों फंक्शंस के नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव देखें यूरोपियन यूनियन के, तो है टू इंक्रीज पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉपरेशन को ज्यादा बढ़ावा देना, इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी यूरो, तो इनहेंस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, और एक यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना, कॉमन सिटीजनशिप राइट को इनहेंस करना, कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ जुडिशरी, इमिग्रेशन एंड एसिलम्स। तो फिर और यूरोपियन यूनियन, एक पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन तो इमिग्रेशन एंड एजाइलम्स, तो फिर जो इनहेंस करना कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ जुडिशरी एंड इमिग्रेशन एंड एसाइलम्स, तो वहाँ पे सपोर्ट करना, उनको बढ़ावा देना। और यूरोपियन यूनियन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2012 2012 में यूरोपियन यूनियन को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज से पीस के लिए, इट मीन शांति के लिए। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगर हम ओरिजिनल 6 मेंबर्स को देखें यूरोपियन कम्युनिटी के, तो वो है फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग। और जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ब्रेक्सिट है, ये इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता, क्योंकि इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें काफी डिटेल में बताऊंगी कि ये होता क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे केवल उसे एक बेसिक पैराग्राफ डाला कि आप इसे पढ़ लो, और इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें आप अगर सुन लोगे अगर ध्यान से, तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और 7 important decisions making bodies of the European Union are listed below: European Parliament, European Council, European Commission, Council of the European Union, Court of Justice of the European Union, European Central Bank, European Court of Auditor। तो ये जितने भी ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी बॉडीज हैं, 7 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो आज के सेशन में हमने कोशिश की कि हम एक ओवरव्यू ले सके हम यूरोपियन यूनियन का, कि आखिर वो होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप इसमें कितनी कंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ब्लू कलर का है और उसमें 12 स्टार्स है। तो जो सर्कल है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ पीपल ऑफ यूरोप, तो यूनियन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप को वो रिप्रेजेंट करता है वो सर्कल। द नंबर ऑफ स्टार इज फिक्स 12 बीइंग द सिंबल ऑफ परफेक्शन एंड यूनिटी। तो जो 12 स्टार्स है वो परफेक्शन एंड यूनिटी को सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसके फ्लैग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछ लेगा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको अब पता चल गया हो। अगर ये वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज या फिर कुछ भी लगता है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे को मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एंड कमेंट बिलो। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।